If you are feeling lost in the sea of maths confusion, my channel is here to provide you clear cut solution. So hello students, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल साकेत सक्षम में, क्योंकि चैनल का नाम भी मेरे नाम पे ही है। चैनल का नाम ऐसे द वाइट बोर्ड था। खैर छोड़ो, इस पे आते हैं। आज से इस चैनल पे एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं PPSC एग्ज़ाम जो आ रहा है, अभी फिर से एग्ज़ाम होने वाला ना, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसमें मैथ्स TGT की तैयारी मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और अब इसके सिलेबस के बारे में तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि BPSC जो है सिलेबस बहुत अच्छे से सामने देता नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे ये कहता है कि जो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन है, अब मैं तुम्हारी बोल रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे लोग ऑफेंड अगर होते हो तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बोलूँ या आपकी बोलूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट तो हमारा टॉपिक है ना। वैसे भी हम किससे तुम कह के बात करते हैं या आप कह के बात करते हैं, वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि हमारा किसके साथ कैसा रिलेशन है। कहने वाले लोग अपने पिताजी को भी तुम कह के बात करते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप हमारा भी ऐसा ही हो, कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीधे सीधे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है ना, हम सिलेबस की बात कर रहे थे। तो सिलेबस तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर तुम ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटर पास हो तो इंटर पास तक के क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ्स में। और अभी जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन का लेवल देख के तुम्हें आइडिया तो लग गया होगा कि मतलब लेवल तो होने वाला है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि तुम्हें एकदम बेसिक कोई भी टॉपिक मैं जो पिक करूँगा उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, और जितना मेरा नॉलेज है ना उसके हिसाब से एकदम एडवांस प्रो, मैक्स प्रो जो भी होता है, अल्ट्रा प्रो, वहाँ तक लेके चला जाऊँगा, ठीक है। और तुम्हारी तरफ से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए कि, क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है तो इंट्रोडक्टरी क्लास कह सकते हो इसको, इंट्रोडक्शन क्लास भी कह सकते हो। तो तुम्हारी तरफ से सपोर्ट ये चाहिए कि अगर कोई टॉपिक जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, तुम्हें नहीं आता हो या फिर तुम्हें जानने में इंटरेस्ट हो, तो वो टॉपिक अगर तुम कमेंट कर देते हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि मुझे चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा टॉपिक मैं चूज़ करने वाला हूँ। तो वो अब कमेंट कर दोगे थोड़ा सा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस तुम्हें पहले प्रोवाइड कर दूँगा। और दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से करने वाला हूँ कि मैं कोशिश तो यही करूँगा कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ चीज़ों को, और हर 2 दिन में एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश के अलावा और कोई वर्ड मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो चलो अब आते हैं सीधे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक मैंने ऐसा चुना है जो सिंपल है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग ईज़िली जानते भी हो उसको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन में फंसना नहीं है, और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक देखो, ये टॉपिक देख के अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना जिनको ज़रूरत होगी इसकी। तो टॉपिक आज का जो हमारा है वो क्या है वो देखो। घातांक और करनी जानते हो ना, तो घातांक और करनी से रिलेटेड टॉपिक मैंने पिक किया है एग्जाम्पल के लिए। जैसे तुम्हें मालूम है, एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8 पे पावर 2/3, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और दिखने में सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब इसका कुछ ऑप्शन मैं तुम्हारे दे देता हूँ। अगर तुम बिना ऑप्शन के सॉल्व कर लेते हो तो भाई कतई बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बता देना लिखने से पहले। वीडियो को पॉज करके भी चाहो तो बता सकते हो, और अदरवाइज़ जिनको नहीं आता वो सब ये सब सॉल्व करना जान जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो लगे रहो, देखते रहो। अभी फ़िलहाल मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या, अभी जिनको आता होगा उन्होंने तो सॉल्व करके दे दिया, जिनको नहीं आता तो उनको लिए तो भाई नहीं आता है ना, तो ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत है। सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, या फिर सीधे स्टार्ट करते हैं। पहले इसका आंसर ही बता देता हूँ यार। देखो इसका आंसर जो होगा ना, ये 2/3 है। तो 2/3 है तो इसका मतलब हो गया कि 2/3 जो होता है वो 1 से कम होता है। ये बात तो जानते हो, क्योंकि जब भी अंश से ज़्यादा होता है तो इसका वैल्यू 1 से कम हो जाता है। इसका वैल्यू 1 से कम है, यानी कि 8 का जो वैल्यू होगा ना, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 से कम आएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं ऑप्शन में इस तरह से लिख देता, क्या लिख देता, मान लो मैंने लिख दिया 4, 8, 12 और 16, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर ये मालूम है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 8 से कम आएगा, तो तुम इसके क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि इसका आंसर 4 होगा, अगर ये मालूम होता तो, ठीक है। और नहीं मालूम होता तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करना समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो इसकी जो शुरुआत होती है पहले घात से होती है, किसी संख्या की घात। तो जैसे घात से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो सबसे पहला कोई भी संख्या जो लिखा रहता है हमारे सामने में, इन सब में एक घात होता है, और उस घात को हम लोग कहते हैं 1। मतलब 2 पे घात 1 होता है, 3 पे घात 1 होता है। और चूँकि घात 1 है तो इससे हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये घात जो है
2 हो जाती है, घात कितनी हो जाती है 2। जैसे 2 पे घात लिख दिया हमने 2, 2 का पावर 2, तो इसका मतलब होता है कि 2 में 2 का गुना करना है। 2 में 2 का गुना कितनी बार, तो टोटल 2 बार गुना करना है, क्योंकि घात 2 है मतलब 2 बार गुना करना है। घात अगर 3 हो तो इसका मतलब है कि 3 बार गुना करना है, ठीक है। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसको हम लोग घन बोलते हैं। लेकिन ये वर्ग और घन पे ही सीमित नहीं रहता, कभी कभी घात और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे 2 पे घात मैंने 4 लिख दिया, तो 2 पे घात 4 लिख दिया, इसका मतलब कि 2 का गुना कितनी बार करना है, 2 को 4 बार लिखना है गुने में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब घात जैसे जैसे बढ़ रहा है उतना बार गुना हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर ना घन, वर्ग और घन से रिलेटेड जो है वो पहले समझते हैं, उसके बाद बाकी जो घात बढ़ते हैं उस पर क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले वर्ग करना बता देता हूँ शॉर्ट में। वर्ग कैसे करते हैं हम लोग, किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, जल्दी स्पीड में कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्या, इसका वर्ग अगर हम स्पीड में निकालना सीख जाएं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जैसे देखो 1 का वर्ग तो तुम्हें ऐसे ही याद रहता है, 1 का वर्ग कितना 1 होता है। 2 का वर्ग तुम्हें मालूम होगा 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो 10 तक वर्ग करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे 11 के आगे बताना शुरू करता हूँ। तो 11 का वर्ग तुमको बताऊँगा ना, खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा। फिर देखो कैसे कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 11 में 1 जोड़ा 12 हो गया। मज़ा आया? मज़ा आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। 12 का वर्ग देखो, 1 का स्क्वायर किया था तो 1 लिखा था, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 होगा। 11 में हमने 1 जोड़ा था तो 12 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 14, ठीक है। 13 का भी देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 11 में 1 जोड़ा था, 12 में 2 जोड़ा था, तो 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 3 16। तो ये है हमारा वर्ग, आसानी से आ रहा है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 अंकों की संख्या होती है। तो 16 में से हम सिर्फ 6 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हासिल बचा हमारे पास 1। अब 13 में 3 जोड़ा था, 12 में 2 जोड़ा था, 11 में 1 जोड़ा था, तो 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 4 18, और एक जो हासिल हमारा बचा था वो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। और ये हो गया 14 का स्क्वायर 196। ये स्क्वायर करने का तरीका उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। अगर पहले से नहीं जानते होगे तो, और पहले से जानते होगे तो तब तो भाई कोई बड़ी बात है ही नहीं, सब कुछ जानते हो, कोई ये सब कुछ नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो इसके सहारे हम 19 तक हो गए, 19 का स्क्वायर हमने कर लिया। तो 19 का स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, देखो 19 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का लिखा हमने 1, हासिल कितना बचा हमारे पास 8। 19 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 28, और 28 में ये हासिल वाला 8 भी तो जोड़ेंगे, तो हासिल वाला 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, और ये होगा 361। इस तरीके से हमारा 19 तक का स्क्वायर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, जब 21 पे आते हैं तो 21 के स्क्वायर पे नियम में फिर से थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया, 1 का स्क्वायर 1, 21 में फिर 1 ही जोड़ेंगे, क्योंकि 11 में 1 जोड़ा था तो 21 में 1 जोड़ेंगे, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 22। लेकिन यहाँ पे 2 है दहाई का अंक, तो उसमें 2 से गुना भी करेंगे, तो 22 में 2 से गुना किया तो हो गया 44, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे तो गुना करना पड़ा था, यहाँ पे सब में दहाई का अंक क्या था 1 था, तो सब में हमें 1 से गुना करना पड़ा था। लेकिन मैंने बोला इसलिए नहीं था क्योंकि 1 से गुना करने के बाद तो इतना ही आता। कहने का मतलब कि 11 में 1 जोड़ा तो 12 आया, और 12 में 1 से गुना करते तो 12 ही आता, तो इसलिए मैंने बोला नहीं था कि गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब दहाई वाले अंक से हमें गुना भी करना पड़ा था। एक और एग्जाम्पल देखो, 22 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4, 22 में कितना जोड़ेंगे 2, 22 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 का फिर 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, इस तरह से हो जाएगा हमारा 484। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो 26 पे आ गए, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का लिखेंगे 6, हासिल कितना बचा हमारा 3। अब 26 में 6 जोड़ेंगे, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, और 32 का फिर ये 2 गुना भी तो करेंगे, 32 दूना हो जाएगा हमारा 64, और 64 में ये 3 जोड़ेंगे, तो 64 में 3 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 67, और 26 का स्क्वायर होगा 676। तो इस तरीके से हम आसानी से स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ा, तो जैसे ही 3 पाले पे जाएंगे हम, जैसे 37 पे आ गए, 37 छोड़ो 32 करते हैं, तो 32 पे आने के बाद हम जब इसको करते हैं तो अब यहाँ पे हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि गुना की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमारे लिए जटिल होता चला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम यहाँ से ना एक नया दूसरा तरीका यूज़ करेंगे वर्ग करने का। वो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, पहले इसको उस तरीके से करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4,
32 में 2 जोड़ेंगे, तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। अब 34 का 3 गुना करना पड़ेगा। 34 का 3 गुना कितना होगा भाई? 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 3 तियाँ 9, 1 10, यानी कि 32 का स्क्वायर होगा 1024। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब गुना करने का एक अच्छा सा तरीका कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हम 99 मतलब 100 तक का तो आराम से कर लेंगे। 99 तक का करने का मतलब 2 अंकों की जितनी भी संख्या उसका वर्ग हम सीखने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं, वर्ग सीखते हैं। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा, अच्छा पहले ये वाला सीख लेते हैं जिनके लास्ट में 5 होता है। 5, 15, 25, 35, 45। तो इनका जो स्क्वायर होता है ना, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 सब में तुम्हें कॉमन रूप से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक है ना, तो एक से एक ज़्यादा, एक का जो सक्सेसर होता है यानी एक की अनुवर्ती संख्या, उसमें गुना करेंगे। तो 1 का 2 में गुना करेंगे, 1 दूनी 2, 2 का 3 में गुना करेंगे, 2 तियाँ 6, 3 का 4 में गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 का 5 में गुना करेंगे, 4 पचे 20। मतलब एक बाद वाली संख्या में गुना करेंगे। इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं, हिंदी में अनुवर्ती संख्या बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 95 लिखा है तो 25 तो होगा, लेकिन 9 का गुना किस में करेंगे? 10 में, तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह से जिसके इकाई का अंक 5 है उसका स्क्वायर हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं जिनका इकाई का अंक कुछ अलग है, तो उसका गुना, उसका स्क्वायर हम कैसे आसानी से कर सकते हैं वो देख लो। तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 43, 43 का स्क्वायर करना है। सबसे पहला चीज़ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कुछ हासिल हमारे पास नहीं बचा। अब 3 का गुना कर दो 4 में, 3 चौके 12, 12 का कर दो 2 गुना, 12 दूनी 24, 24 के लिखो 4, हासिल बचा 2। अब 3 का स्क्वायर क्या था, तो 4 का भी स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ दो, हासिल वाला हमारा 18, यानी 43 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1849। इतने आसानी से हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आए फिर से देखो, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या लिख दूँ, चलो 57 लिख देते हैं, ठीक है। 57 का हमें स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे 57 का स्क्वायर? सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर हमको करना ही है, 5 का स्क्वायर भी हमको करना ही है, और इन दोनों का गुना भी करना है। तो 7 का स्क्वायर जो रहेगा वो हमारा इस कॉलम में, 5 का स्क्वायर हमारा इस कॉलम में, और बीच वाले कॉलम में इन दोनों का गुना, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 49 के हो जाएगा हमारा 9, हासिल बचा हमारे पास 4, तो इसको रखते हैं हासिल में ही। 7 का 5 में गुना करेंगे, 7 पचे 35, 35 का डबल कर देंगे, जितने इन दोनों का गुना करने के जितना आएगा उसको डबल कर देंगे। तो 35 दूना 70, 70 में ये हासिल वाला 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74, 74 के 4, हासिल बचा हमारे पास फिर से 7। तो अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में ये 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, तो 32 लिख देते हैं। 3249 आएगा हमारा 57 का स्क्वायर। अब इसको गुना करके देख लेते हैं एक बार कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला ऐसे मैं बताते चल रहा हूँ तो आँख बंद के विश्वास कर लो, और गलत हो जाए तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो चलो 57 का स्क्वायर करके देखते हैं। 57 गुने 57, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, और 5 पचे 25, 3 28। तो ये हो गया हमारा 9, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 2 1 3। ये आ गया हमारा 3209। यहाँ आया था 3249, मतलब कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है फिर से चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 के 9 हासिल बचा 4, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 में 4 जोड़ा तो 74 के 4 हासिल 7, 5 पचे 25, 7 32। ये तो भाई सही है 3249। इधर क्यों 32 आ गया? इधर गुना करने में गलती किया क्या मैंने? देखो तो ज़रा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 पचे 35, 35 4, 35 4 कितना होता है भाई? 35 4 39 होता है। अब देखो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पचे 25, 3 28, जोड़ेंगे 9 5 हो जाएगा हमारा 14, 14 के 4 हासिल 1, 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 2 1 3। अब देखो क्या हुआ, शॉर्टकट से करने का इतना ज़्यादा अच्छा सा आदत बना हुआ कि हमारा शॉर्टकट से सही आया था, लेकिन लॉन्ग कट से जो हम बचपन से सीख रहे हैं उसमें मैंने गलती कर दिया। नॉनसेंस। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, तो गलतियाँ तो करेंगे। चलो अब ये तो स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर रूट भी सीख लेते हैं। अब वीडियो लंबी होने की चिंता मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को क्लिक किया होगा कुछ ना कुछ सीखने के उद्देश्य से किया होगा। तो चलो आराम से सीखते, चलो जल्दबाजी का काम करने का क्या है। तो अब स्क्वायर रूट सीखते हैं, यानी वर्गमूल की। जैसे मान लो वर्गमूल किसको कहते हैं वो भी जान लो। जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया
तो 25 आया हमारा, 5 का स्क्वायर 25 आया। तो 5 का वर्ग तो हो गया 25, लेकिन 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, ऐसे मूल होता है शायद, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, वो 5 हो जाएगा। इसको हम लोग रूट में 25 भी बोलते हैं, या 25 पे पावर 1/2 भी बोलते हैं। 25 पे पावर 1/2, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना, पावर में 1/2, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है तो 25 पे पावर अगर 1/2 है तो वो 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर अगर 36 होता है तो 36 पे पावर 1/2 है तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटे नंबर्स में तो हमें इजीली पता चल जाता है कि क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरह से लिख दूँ रूट में 81, तो तुम इसका आंसर बता सकते हो 9, ठीक है। लेकिन यही कोई बड़ा नंबर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2025, ठीक है, रूट में। अब तुम्हें इसका वैल्यू पता करना है तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं, एक है गुणनखंड फैक्टर, मतलब फैक्टर मेथड, इसको फैक्टर करो उसके बाद पता करो। एक है दीर्घ विभाजन मेथड, मतलब डिवाइड करके हम पता करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड वाला बताने वाला हूँ। डिवाइड वाला इसलिए क्योंकि ये वाला जानने के बाद हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं पड़ेगा, तो सीधे डिवाइड वाले मेथड को समझो। एग्जाम्पल के लिए जैसे छोटा एग्जाम्पल 144 लिया, 144, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे हम ना, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पेयर बन गया हमारा, जोड़ी बन गया, उसके बाद एक लाइन इधर एक लाइन इधर। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इस नंबर के जिसका इसी में मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर के नियर पहुँच जाए, यहाँ पे पास पहुँच जाए। तो एक इसलिए लिखा क्योंकि एक टाइम में गुना करने के बाद एक के पास हम पहुँच जाएंगे, तो ये एक हम 3 जगह पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर जोड़ के लिखते हैं 1 1 2, इधर गुना करके लिखते हैं 1, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 घटाने के बाद हमारा 0 ही हो जाता है, ठीक है। और ये 44 फिर हम इसके बगल में उतार देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या ऐसा नंबर लिखना है जिसका यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी, 3 जगह पे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। और 3 जगह लिखने के बाद यहाँ पे जोड़ने पे तो जोड़ ही लेंगे, यहाँ गुना करने के बाद यहाँ पे 44 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो नीचे हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 लिखने के बाद हमने देखा कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ जा रहा है, यानी कि 2 लिखने में हमारा फ़ायदा है। तो 2 लिखेंगे 3 जगह पे, इधर हो जाएगा 22 2 24, 22 दूना 44, 44 में से 44 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। लास्ट में यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे तुम्हारा वर्गमूल आ जाएगा और यहाँ पे वर्गमूल का हमेशा 2 गुना आएगा। और ये हमारा दीर्घ विभाजन विधि, जिसको डिवाइड मेथड कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, वर्गमूल निकालने का, ठीक है। अब इसी से थोड़ा बड़े नंबर पे आते हैं। बड़ा नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे आएगा, जैसे अभी मैंने 20-25 दिया था, तो 20-25 है अगर, तो 20-25 2 का पेयर बन गया हमारा सीधे सीधे। आगे देखो, अब इसका हमें जब वर्गमूल निकालना तो हम कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके नियर पहुंच सकें। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में गुना करते हैं तो 4 आता है, तो 2 लिखने से फ़ायदा नहीं है। 3 का 3 में करते हैं 3 3 9 आता है, 4 लिखते हैं तो 4 4 16 आता है, 5 लिखते हैं तो 5 5 25 आता है। 25 इससे ज़्यादा हो गया तो यानी कि 5 हम नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे अब 4। तो 4 लिखेंगे कितनी जगह पे, 3 जगह पे ये 4 लिखेंगे हम। और 4 लिखने के बाद 4 4 हमारा इधर 8 हो गया और 4 चौके इधर 16 हो गया। इधर जोड़ के लिखते हैं, इधर गुना करके लिखते हैं। 20 में से 16 घटाएंगे हमारा आएगा 4 और इस जोड़ी को साथ में उतारेंगे नीचे, हो गया 425। अब यहाँ पे हमें कोई नंबर लिखना है जिसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 हमारा आना चाहिए। तो अब हमें मालूम है एक चीज़ यहाँ पे हम और शॉर्टकट कर सकते हैं कि लास्ट में 25 है, लास्ट में 5 है, तो हम इसको यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि हम 5 से ही ट्राई करेंगे डायरेक्ट। क्यों कि 85 में 5 से गुना करने के बाद हमारा कितना आता है करके देख लेते हैं, क्या 425 आता है। 5 से इसलिए क्योंकि हमें मालूम है 5 का 5 में जब स्क्वायर कर गुना करते हैं तो लास्ट में हमारा 25 आता है और 25 यहाँ पे है तो हम सीधे 5 से ट्राई कर रहे हैं। तो 5 से ट्राई करने के बाद हमें देखने को मिला, 5 3 जगह पे लिखा हमने और देखने को मिला इधर तो 90 आ गया। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42, यानी कि ये तरीका हमारा काम कर गया। और यहाँ पे 0 लिखो या कैंसिल लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ पे तुम्हारा वर्गमूल आ जाएगा और यहाँ पे उसका 2 गुना आएगा हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो वर्गमूल निकालने का तरीका। अब थोड़ा सा इसी वीडियो में हम घनमूल भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो घनमूल का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो घनमूल का शॉर्टकट देखो, कुछ नंबर्स पहले से लिख के रखा रहता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा घनमूल छोड़ो, ऐसे समझो जैसे मान लो 2 का हमारे पास क्यूब कर दिया हमने, ठीक है। घनमूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, ठीक है। 2 का घन कितना होता है 8, यानी कि 8 का जो घनमूल होगा जिसको हम पावर में 1/3 कहेंगे, तो 8 का जो घनमूल होगा हमारा वो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
3 का घन कितना होता है हमारा 27 होता है, यानी 27 का घनमूल, 27 का घनमूल यानी 27 पे पावर 1/3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब ये जो 27 पे पावर 1/3 है ना, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से रूट में 27 लिखते हैं और रूट में जो ये छोटा सा झोला बना हुआ है ना, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसका मतलब भी होता है क्यूबिक रूट भी बोलते हैं इसको, 27 पे पावर 1/3 भी बोल सकते हैं हम, और 27 पे घात 1/3 भी बोल देते हैं। इस तरह से चीज़ों को हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़े बड़े नंबर्स का हम क्यूब रूट कैसे आसानी से करते हैं, तो इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो समझो, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर क्यों बता रहा हूँ, क्यूब ना है, तो 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब हमारा होता है 27 होता है, और 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, ठीक है। अब इतना लिखा हमने, तो इस हिसाब से जब हम इधर आते हैं तो 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000, मतलब 1 का 1 और 3 जीरो बढ़ेगा। 20 का क्यूब कितना होगा हमारा, तो 20 का क्यूब हमारा 8000 हो जाएगा। 30 का क्यूब कितना होगा, 27000 हो जाएगा, ठीक है। 40 का क्यूब कितना होगा, तो 40 का क्यूब हमारा 64000 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कोई रैंडम नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करके लिखता हूँ कोई नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई ना दे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 2744। अब तुम्हें बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट पता करने का एक आसान सा तरीका, मैंने बोला था कि शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट हमें सॉल्व किए बिना पता नहीं चल सकता, हम गैस करने की कोशिश कर सकते हैं। और बीपीएससी वाले एग्जाम में तुम्हारा पता ना, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई जो है वो बैंड बजाने के लिए ही होता है, और डी ई के होते हुए हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास शॉर्टकट गैस करना बेवकूफ़ी हो जाएगी, वहाँ पे बेवकूफ़ी इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे गैस करने के चक्कर में हमारा गलत होने का चांस हो सकता है। लेकिन फिर भी एक तरीका है गैस करने का, तो वो भी मैं बता ही देता हूँ। तरीका ये है कि यह है 2744। अब हम जानते हैं कि 1000 और 8000 के बीच में आता है 2744। 2744 किसके किसके बीच में आता है, 1000 और 8000 के बीच में। यानी कि किसी संख्या का घन जो है वो 10 के घन और 20 के घन के बीच में आया है। ये बात हमें मालूम है, क्योंकि हमें 1 और 2 का घन तो मालूम है ना, तो 10 और 20 का भी मालूम गया। तो ये इसका जो घनमूल होगा वो भी 10 और 20 के बीच में होगा, क्योंकि ये जो घन है वो 10 के घन और 20 के घन के बीच में है, इसलिए घनमूल भी 10 और 20 के बीच में होगा। तो दहाई का अंक तो हमें मिल गया 1, ठीक है। अब इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक देखो, हम जानते हैं 1 के क्यूब में इकाई का अंक 1 आता है, 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 आता है, 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 आता है, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है, 5 का क्यूब करते हैं तो उसमें इकाई का अंक लास्ट में हमें 5 मिलता है। 6 का क्यूब जब हम यहाँ पे कुछ और भी है, ठीक है, ये नहीं कि 5 क्यूब बराबर 5 लिखा है। 6 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक हमें 6 मिलता है। 7 का क्यूब करते हैं तो हमें इकाई का अंक 3 मिलता है। 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक मिलता है हमें 2, और 9 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक मिलता है 9, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 9 तक में किसी भी अंक का जो क्यूब किया, घन किया हमने, तो रिपीट नहीं हुआ है। मतलब 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 6 के क्यूब में 6 आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, और 9 के क्यूब में 9 आता है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। तो इकाई का अंक 4 किसके क्यूब में आ सकता है, सिर्फ 4 वाले के क्यूब में, और किसी के क्यूब में आता नहीं है ना 4 इकाई का अंक। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे अंक होगा वो 14 होगा, ये जो घनमूल है वो हमारा 14 का। और ये गैस वाला मेथड था, तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, क्योंकि हम अब यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्यूब तक हमारा काम हो चुका है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और हमें मिल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो यहीं पर मैंने कोई संख्या लिख दिया, हाँ अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था, क्या लिखा था हमारा, संख्या था हमारा 8 पे पावर 2/3। तो 8 पे पावर 2/3 इसको सॉल्व करके समझते हैं ना। तो इसको समझने से पहले एक और चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। जैसे x पे पावर अगर m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई x पे पावर n है, तो आधार जब सेम हो और गुना हो रहा हो तो घात जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x पे पावर m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, 2 पे पावर अगर 3 है
गुणे 2 पे पावर अगर 2 है, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, यानी 2 पे पावर 3 जोड़ 2 यानी कि 2 पे पावर 5 हो जाएगा। एक्सप्लेन करके समझो, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। 2 पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, गुना है ही 2 को गुने 2 2 बार लिख सकते हैं, और पावर तो हमारा 2 2 3 1 2 3 4 5 यानी 5 बार 2 यानी 2 पे पावर 5। तो इस तरीके से समझने में आसान हो गया। ये फॉर्मूला है हमारा, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। दूसरा हमारा ये है कि अगर x पे पावर m है और डिवाइड हो रहा है इस पर, और x पे पावर n है, आधार सेम है और डिवाइड हो रहा हो, तो पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है, यानी x पे पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लो कुछ इस तरह से। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये बताना है। अब 2 पे पावर हमने 5 लिखा, डिवाइड कर रहे हैं 2 पे पावर 3 से, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आधार सेम है, घात अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 2 पे पावर 5 माइनस 3। चलो करके देखते हैं कैसे। 2 पे पावर 5 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिखेंगे, और भाग दे रहे हैं तो भाग नीचे लिखते हैं 2 3 बार ना। तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 5 बचा कितना हमारा 2 पे पावर 2, और यहाँ पे भी आया था 2 पे पावर 2, यानी कि ये दूसरा वाला फार्मूला भी तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो नोट कर सकते हो, और आता है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और क्या फार्मूला हमें मिलता है, और ये मिलता है कि अगर आधार सेम ना हो, कहने का मतलब अगर x पे पावर m हो, ठीक है, और y पे पावर भी m हो और गुना हो रहा हो, x पे पावर m y पे पावर m, यहाँ पे अब घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, x गुने x y, x और y का गुना करेंगे तो x y, और पूरे का पावर हो जाएगा m। ठीक है, और यही अगर भाग हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं x बटा y और पूरे पे पावर m। ठीक, अब इतना बढ़ने के बाद थोड़ा सा और देख लो कि अगर x पे पावर 2 है, m लिख लेते हैं, m है, और उस पूरे का x पे पावर m और पूरे पे पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, x पे पावर mn हो जाता है, मतलब m और n का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसको समझ लो कैसे कहा गया है कि x मान लो 2 है और 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है और 30 के ऊपर पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर छोड़ो इसको कुछ और लिख लेते हैं, 4 है, 4 पे पावर 3 है, उसके पावर 2 है। मैंने कहा कि 4 का क्या होगा, 3 और 2 का गुना हो जाएगा तो 4 पे पावर 6 हो जाएगा। बड़ा संख्या लिखने के बाद गड़बड़ हो जाता है, गुना करना पड़ता है ना उतना सारा, लेकिन देख लेते हैं क्या सच में 4 पे पावर 6 होता है। तो हमें यहाँ 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64, और यहाँ पे आएगा हमारा 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर होगा, यानी 64 का स्क्वायर हमने स्क्वायर करना सीखा है डायरेक्ट मेथड से। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 6 हासिल 1, 4 छक्का 24, 24 का करेंगे दुगुना, 24 दूना 48, एक हासिल वाला जोड़ेंगे तो 49, 49 के 9 हासिल बचा फिर 4, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 4 जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 40, यानी कि 40 96 हमारा आया 4096। क्या 4 पे पावर 6 नहीं होता है, तो करके देखते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब उतना दिमाग तो मैं लगाने नहीं वाला कि पूरा मुझे गुना करना पड़े। हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है और इधर भी 64 होता है, और यहाँ पे हमने 64 का स्क्वायर ही तो किया था ना, तो इतना आया था, तो ये भी तो उतना ही आएगा ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 है, मतलब x पे पावर m हो और ब्रैकेट लगा के पावर n दिया हो, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है x पे पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है छोटा सा कि अगर x पे पावर m हो तो ये 1 बटा x पे पावर क्या हो जाता है, माइनस m हो जाता है। समझ में आई चीज़ें, इसको समझ, बाकी मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये भी देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आधा घंटा होने वाला है, सही है। देखो अगर x पे पावर m है, ठीक, तो ये 1 बटा x पे पावर माइनस m हो जाएगा। अगर x पे पावर माइनस m है तो ये 1 बटा x पे पावर m हो जाता है। ठीक, इसका एग्जांपल करके नहीं बता रहा हूँ, हाँ मतलब चलो बता ही रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 पे पावर तुम्हें -2 मिल जाए, 4 पे पावर क्या मिल गया, -2। अब तुम सोचोगे अरे यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिमाग ख़राब होने लगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, 1 बटा 4 कर दो, सॉरी -2 लिखा ना, 1 बटा 4 करो, पावर 2 हो जाएगा, और सॉल्व करो 1 बटा 16 हो जाएगा आंसर। क्या कुछ नहीं, बस यही है, आसान सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं
जो क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारा उसको सॉल्व करते हैं। 8 पे पावर क्या था हमारा 2/3। 8 पे पावर 2/3 इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग कैसे, पहले सेपरेट कर लेते हैं। दो तरीका है, पहला तुम 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद सेपरेट कर सकते हैं 8 पे पावर 2 पे पावर 1/3। ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या, दूसरा तरीका 8 पे पावर 1/3 बाहर में 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी करेंगे दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली 8 पे पावर 2/3 ही हो जाएगा, इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर यानी 64, 64 पे पावर 1/3। इसको 8 पे पावर 1/3 है। किसी संख्या पे पावर अगर 1/3 हो, तुम्हें इसे सॉल्व करने का नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो बराबर में x मान लो, बराबर में x मान लोगे आराम से सॉल्व होगा। अब क्या है, इस साइड में पावर अगर 1/3 है तो पावर अगर उस साइड में जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पे, क्योंकि बटा में 3 है तो दोनों पक्षों का घन अगर हम करेंगे तो दोनों तरफ 3 से पावर 3 हो जाएगा, इधर भी पावर 3 होगा, और चूंकि पावर 1/3 पहले से है तो ये कट जाएगा। 8 बराबर हमें मिलेगा x पे पावर 3। अब 8 का हम गुणनखंड करके देख सकते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 पे पावर 3 अगर हम लिखते हैं तो वो x पे पावर 3 के बराबर है। अब चूंकि आधार सेम है, घात सेम है, तो आधार भी बराबर हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हमें मिलेगा 2। यानी कि 8 पे पावर 1/3 है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2, और 2 का स्क्वायर बाहर करने के लिए बोला तो ये भी सॉल्व होकर होगा 4। और 64 पे पावर 1/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं, 64 पे पावर 1/3 को सॉल्व करते हैं बराबर x मान के हम, तो ये भी x उधर जाके क्यूब हो जाता है, यानी 64 बराबर हमें मिलेगा x का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 32, ये 16, फिर करेंगे तो 8, फिर करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो 2, फिर करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया 2 पे पावर 6। अब 2 पे पावर 6 को हम 4 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, तो 4 पे पावर 3 होगा। 4 पे पावर 3 x पे पावर 3, यानी कि x बराबर हमें क्या मिला 4। यहाँ भी x बराबर 4x। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो कुछ कमेंट करके बता देना यार, बहुत मेहनत करता है ना। आधे घंटे से ऐसे ही मोबाइल ऑन करके बोले जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बाकी अगर कोई टॉपिक है जो तुम्हें समझने में दिक्कत होती है तो उस पर कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लंबी रखना ठीक नहीं लग रहा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।